आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चतुष्फलकीय उपसा संयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो जो चतुष्फलकीय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनमें क्रिस्टल फील्ड में किस तरह स्प्लिटिंग होती है, यानी जो पटा हुआ है उसको कैसे उखाड़ा जा रहा है, यानी टूट रहा है वो, ये हमको समझना है। तो देखिए कह रहा है कि चतुष्फलकीय, अभी अष्टफलकीय का हमने ऊपर पढ़ा ही है, अब चतुष्फलकीय का पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहा है चतुष्फलकीय सहसंयोजन सत्ता के विरचन में यानी निर्माण में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय से उल्टा तथा कम होता है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो चतुष्फलकीय सहसंयोजन सत्ता है इसका जो निर्माण होता है निर्माण में जो डी कक्षकों का विपाटन होता है यानी स्प्लिटिंग होती है, जो टूटते हैं, तो अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल के उल्टा तथा कम होता है। चित्र 5.9 में यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले तो ये समझ में आई कि ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय और टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं उनमें जो स्प्लिटिंग होती है डी कक्षकों की, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और जो चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़, उसमें क्या है कि अष्टफलकीय से उल्टा स्प्लिटिंग होती है और कम होता है। देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है समान धातु समान लिगेंडों तथा समान धातु लिगेंड दूरी के लिए यह दिखाया जा सकता है कि डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ या 0। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है समान धातु होना चाहिए, समान लिगेंड होना चाहिए तथा समान धातु लिगेंड दूरी के लिए यानी धातु और लिगेंड के बीच दूरी भी समान होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग दिखा सकते हैं कि डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा 0। अतः कक्षकों की विपाटन ऊर्जा उतनी अधिक नहीं होती जो इलेक्ट्रॉनों को युग्मन के लिए बाध्य करें। तो ध्यान दीजिए कि ऑक्टाहेड्रल की तरह टेट्राहेड्रल में नहीं होता। इसमें क्या होती है कि ऊर्जा की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना मजबूरी बन जाए या युग्मन के लिए बाध्य होना पड़े। इसलिए अब क्या होता है कि निम्न प्रचक्रण यानी लो स्पिन विन्यास बिरले ही देखा जाता है। तो टेट्राहेड्रल में लो स्पिन विन्यास बहुत बिरले यानी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। जी सब्सक्रिप्ट का उपयोग अष्टफलकीय एवं वर्ग समतलीय संकुलों में करते हैं जिसमें समरूपता केंद्र होता है। तो ध्यान दीजिए, जो जी शब्द है जी सब्सक्रिप्ट, तो इसका उपयोग हम लोग अष्टफलकीय एवं वर्ग समतलीय संकुलों में करते हैं जिनमें समरूपता केंद्र होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई। और चतुष्फलकीय में क्या है, संकुलों में समरूपता केंद्र नहीं होता, अतः ऊर्जा स्तर में जी सब्सक्रिप्ट का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में एक अंतर ये भी आ गया कि टेट्राहेड्रल में जी सब्सक्रिप्ट का उपयोग नहीं करते हैं। और जी सब्सक्रिप्ट का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, उसका कारण है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन है, इनमें समरूपता केंद्र नहीं होते जैसा ऑक्टाहेड्रल में समरूपता केंद्र होते हैं। तो समरूपता केंद्र ना होने की वजह से जी सब्सक्रिप्ट का उपयोग नहीं करते हैं। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, कह रहा है कि द जी सब्सक्रिप्ट इज यूज्ड फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो जी सब्सक्रिप्ट जो है इसका यूज कहाँ करते हैं, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में, व्हिच हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, जहाँ पर
सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, यानी केंद्र में समरूपता पाई जाती है। सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज लैक सिमेट्री। अब चूंकि जो चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेज है या संकुल हैं, इनमें क्या है कि सिमेट्री का अभाव होता है, लैक ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर जी सब्सक्रिप्ट इज नॉट यूज्ड विद एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर जी सब्सक्रिप्ट का उपयोग एनर्जी लेवल के लिए नहीं किया जाता है। तो ध्यान देना है कि जी सब्सक्रिप्ट का उपयोग केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में करेंगे। और वहाँ क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में सिमेट्री का अभाव होता है, इसलिए जी सब्सक्रिप्ट का उपयोग नहीं करते। ये बात निकल के सामने आई। अब देखें चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ मुक्त आयन है डी कक्षक के। अब यहाँ से देखिए ऊर्जा का स्तर बढ़ा, तो गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, तो गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र है उसमें डी कक्षकों की औसत ऊर्जा है। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी का लेवल दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, इसीलिए इसको विपाटन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हाई एनर्जी लेवल पर डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड ये कक्षक है, इसको T2 स्तर बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे वाला है ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यह डी एक्स की पावर 2 है। तो ये यहाँ पर एनर्जी लेवल के लिए ई शब्द यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट में यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई है, यह विपाटन हुआ है, यानी 2/5 डेल्टा टी ये अलग पार्ट है और 3/5 डेल्टा टी अलग पार्ट, ये पूरा हमारा डेल्टा टी है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल्स फ्री आयन है। एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड है। यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी डी ऑर्बिटल का विपाटन है इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में यहाँ डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग या विपाटन है। तो यहाँ पर दो क्षेत्र बन रहे हैं, लो ऊर्जा स्तर, हाई ऊर्जा स्तर। हाई ऊर्जा स्तर में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है। यहाँ पर लो स्तर में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देना है, डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख गया है, यहाँ पर डी जेड स्क्वायर है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अष्टफलकीय में जेड स्क्वायर था, यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल में उसका उल्टा है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड ये उल्टा हो गया है, ऊपर आ गया, इसमें नीचे है। मतलब जितना ऑक्टाहेड्रल का है स्प्लिटिंग उसका जस्ट यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर देखिए डी जेड स्क्वायर है अष्टफलकीय में, तो यहाँ पर डी जेड स्क्वायर होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लेना है। और उसी प्रकार से यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है, इसको डी जेड स्क्वायर कर लेना। तो इतना थोड़ा सा सुधार कर लेना। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा उपसह संयोजन यौगिकों में रंग, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तब कलर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि इससे पहले के एकक में यानी चैप्टर में हमने पढ़ा कि संक्रमण धातुओं के संकुलों की एक विशेषता उनके रंगों का विस्तृत परास है।
तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है जो कि हमारे उपसा संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाई जाती है कि इनके जो रंगों का रेंज है वो बहुत विस्तृत है यानी बड़ा है। इसका अर्थ है कि जब श्वेत प्रकाश प्रतिदर्श यानी सैंपल में से होकर बाहर निकलता है तो ये उसका कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं, अतः बाहर निकलने वाला प्रकाश अब श्वेत नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि जब सफ़ेद रंग का प्रकाश इसमें डाला जाता है तो कुछ भाग उसका एब्जॉर्ब हो जाता है। जाहिर सी बात है कि कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो अब बाहर निकलेगी लाइट वो पूरा सफ़ेद नहीं रहेगी। संकुल का रंग वो दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन सा रंग दिखाई देता है, तो वो रंग दिखाई देता है जो अवशोषित हुए रंग का पूरक होता है। यानी जो अवशोषित हो गया है रंग उसमें अगर वो रंग मिला दिया जाए तो फिर से सफ़ेद हो जाए तो वो रंग हमको देखने को मिलता है। अब पूरक रंग अवशेष तरंग दैर्ध्य द्वारा उत्पन्न होता है। जो पूरक रंग अवशेष है वो वेव लेंथ यानी लैम्डा जिसको हम लोग लिखते हैं उससे उत्पन्न होता है। कह रहा है यदि संकुल हरा रंग अवशोषित करता है तो यह लाल दिखाई पड़ता है। तो अगर हरा रंग अवशोषित करेगा तो कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा, यानी उसका पूरक रंग होना चाहिए। 5.3 में विभिन्न अवशोषित तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ तथा प्रेक्षित रंग के मध्य संबंध दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि उपसा संयोजन यौगिकों में रंग की जो बात है तो इसमें जो है परास बहुत विस्तृत होता है। जब हम किसी सफ़ेद रंग के प्रकाश को यानी श्वेत रंग के प्रकाश सैंपल को इनमें से होकर के गुजारते हैं तो कुछ पार्ट उसका अवशोषित हो जाता है। जब कुछ पार्ट अवशोषित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब निकलने वाला प्रकाश सफ़ेद नहीं रहेगा। तो जब सफ़ेद नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश निकल रहा है और जो अवशोषित हो रहा है, तो जो प्रकाश निकल रहा है उसका पूरक जो होगा वही प्रकाश का रंग अवशोषित हुआ है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर समझाया जा रहा है कि मान लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स है वो हरा रंग अवशोषित कर रहा है तो यह लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल हरे का पूरक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे सारणी दी गई है और इस सारणी में पूरे रंगों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो देखिए कह रहा है कि कुछ उपसा संयोजन सत्ताओं के प्रेक्षित रंग तथा अवशोषित प्रकाश तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उपसा संयोजन समूह ये है, मान लीजिए C0NH3 का होल 5 Cl2+ और इसमें अवशोषित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में दिया गया है। कितना है? 535 नैनोमीटर। अब अवशोषित प्रकाश का रंग पीला है तो उपसा संयोजन समूह का रंग क्या होगा? इसका पूरक बैंगनी। इसी प्रकार C0NH3 का होल 5H2O का पूरा होल की पावर +3 है। इसका नैनोमीटर में अगर वेवलेंथ देखा जाए तो 500 है और अवशोषित प्रकाश का रंग क्या है? नीला हरा है। तो उपसा संयोजन समूह का रंग क्या होगा? लाल हो जाएगा। इसी प्रकार C0NH3 का होल 6 की पावर +3 इसका वेवलेंथ नैनोमीटर में 475 है। अवशोषित रंग का प्रकाश नीला है तो उपसा संयोजन समूह का रंग पीला या नारंगी होगा। इसी प्रकार C0CN का होल 6 का होल पावर -3 ये C0CN का पावर 6 और ये होल पावर -3 है। ये नैनोमीटर में अगर अवशोषित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य देखा जाए तो 310 है और अवशोषित प्रकाश का रंग पराबैंगनी है। तो दृश्य क्षेत्र प्रक्षेत्र नहीं है। जाहिर सी बात है कि पराबैंगनी रंग को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो हमारी आंखों में नहीं दिखाई देगा, इसलिए नॉट इन विजिबल रीजन लिखा है। अल्ट्रा वायलेट रेज को हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए नॉट इन विजिबल रीजन लिखा है। और इसका जो
उपसा संयोजन समूह का रंग क्या होगा? हल्का पीला होगा। इसी प्रकार CuH2O का होल 4 और ये पूरा टोटल +2 है इसका पावर। तो ये नैनोमीटर में अगर वेवलेंथ देखी जाए तो 600 है। अवशोषित प्रकाश का रंग हमारा लाल है और रेड। और उपसा संयोजक समूह का रंग कितना है? क्या है? नीला। इसी प्रकार TiH2O का होल 6 पावर +3 है। 498 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्ध्य है। अवशोषित प्रकाश का रंग नीला हरा है और उपसा संयोजक समूह का रंग क्या है? नील लोहित है। नील लोहित है यानी वायलेट कलर। तो इस प्रकार से कैसे रंगों का निर्धारण हो रहा है ये हमको समझ में आया। अब देखें नीचे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपसा संयोजन यौगिकों में रंगों की व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर सहज ही की जा सकती है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये पूछा जा सकता है नीट में कि उपसा संयोजन यौगिकों में जो रंग की व्याख्या है वो कैसे करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा हम इसको कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि संकुल यानी कॉम्प्लेक्स TiH2O को होल 6 का पावर +3 का उदाहरण लें जो बैंगनी रंग का है। तो यह एक अष्टफलकीय संकुल या कॉम्प्लेक्स है जिसमें धातु के D कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन Ti+3 एक 3D1 निकाय खाली है। तो इसमें एक 3D1 निकाय खाली है। तो संकुल की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में T2G कक्षक में है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए उपलब्ध इससे अगली उच्च अवस्था रिक्त Eg कक्षक है। यदि संकुल पीले हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अवशोषण करे तो इलेक्ट्रॉन T2G स्तर से Eg स्तर पर उत्तेजित हो जाता है। यानी इसमें कंडीशन क्या बन जाती है? T2G1 Eg0 से T2G0। अब ये इलेक्ट्रॉन उछल के इधर आ गया तो Eg1 हो जाएगा। मतलब इसका T2G लेवल का इलेक्ट्रॉन उछल के Eg स्तर पर आ गया। तो इसके फलस्वरूप संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देता है। चित्र 5.10 में दिखाया गया। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना और प्रकाश का अवशोषित करना या उत्सर्जित करना, यही हमको दिखाई देने वाले रंगों में समझ में आता है। अब देखिए कह रहा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यह मानता है कि उपसा संयोजन यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण यानी ट्रांजिशन के कारण होता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उपसा संयोजन यौगिकों का रंग इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण यानी ट्रांजिशन के कारण होता है। तो ये इसको हाईलाइट कर लीजिए इतने पार्ट को, यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए चित्र में दिखा रहा है TiH2O का होल 6+3 में एक इलेक्ट्रॉन का संक्रमण यानी ट्रांजिशन। तो ये ऊर्जा का स्तर दिखाया गया है। यह मूल अवस्था है, मूल अवस्था है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट ये हाई एनर्जी लेवल है। तो ग्राउंड स्टेट से अब देखिए T2G लेवल ग्राउंड स्टेट पे, हाई एनर्जी लेवल पे Eg लेवल है, Eg लिखा गया है। अब यहाँ पर HNU यानी ये जो है प्रकाश की तरंग को या ऊर्जा को दिखा रहा है, E=HNU होता है। अब ये देखिए एक्साइटेड स्टेट, जब उत्तेजित अवस्था आ जाएगी T2G तो उत्तेजित अवस्था में ये देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये तीर लगा है, अभी यहाँ लग गया यानी यहाँ से ये यहाँ चला गया, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से T2G लेवल से Eg लेवल में आ गया। तो एक्साइटेड, ये एक्साइटेड स्टेट कह रहा है, ग्राउंड स्टेट यानी ये ग्राउंड में है, अभी तल पे है पृथ्वी में, अभी एक्साइटेड होके उछल गया ये एनर्जी लेकर के, जब उछला तो अब आ गया Eg लेवल पर, इसलिए ये
ऐसा दिखाया गया है। ये उत्तेजित अवस्था है, ये मूल अवस्था। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि लिगेंड की अनुपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन नहीं होता, अतः पदार्थ रंगहीन होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह ध्यान देना जरूरी है कि लिगेंड की अनुपस्थिति में जो क्रिस्टल क्षेत्र है उसमें विपाटन या स्प्लिटिंग नहीं होती। अगर लिगेंड ना हो तो उस समय क्या होगा कि पदार्थ रंगीन नहीं बल्कि रंगहीन होगा, कलरलेस। तो एक ये चीज़ समझ में आएगी, अगर स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग क्यों नहीं होगी, जब लिगेंड उपस्थित नहीं होगा। जब स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कलर भी नहीं होगा, वो पदार्थ हमारा कलरलेस होगा। जैसे उदाहरण दे रहा है कि TiH2O को होल 6Cl3 को गर्म करने पर इसमें से जल निकलने के कारण यह रंगहीन हो जाता है। तो जल निकल जाता है तो ये हमारा रंगहीन हो जाता है। TiH2O को होल 6Cl3 को गर्म करने पर यहाँ से पानी निकल गया तो फिर ये रंगहीन हो जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर लिगेंड की अनुपस्थित है तो ये H2O जब बाहर निकल जाएगा तो लिगेंड की अनुपस्थित हो जाएगी, तो फिर पदार्थ रंगहीन रहेगा। तो ये हमारा रंगहीन हो जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अब देखें नीचे भी बता रहा है कि इसी प्रकार अजलीय CuSO4 श्वेत होता है, परंतु CuSO4.5H2O नीले रंग का होता है। तो अजलीय मतलब CuSO4 में कोई लिगेंड नहीं है, इसलिए उसका कोई कलर नहीं है, सफ़ेद है। परंतु CuSO4.5H2O में 5 H2O हैं यानी लिगेंड हैं, इसलिए नीले रंग का होता है। तो कलर लिगेंड की उपस्थिति में होता है और विपाटन जब होता है तब एनर्जी के लेवल में परिवर्तन होता है। अब देखें आगे देखते हैं। कह रहा है कि संकुल के रंग पर लिगेंड के प्रभाव को NiH2O को होल 6⁻² के उदाहरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो संकुल के रंग पर लिगेंड के प्रभाव को, अब अगर लिगेंड के इफेक्ट को दिखाना है तो कह रहा है एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से लिगेंड के प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे NiH2O का होल 6⁻² के उदाहरण द्वारा दर्शाए हम, तो निगिल +2 क्लोराइड को जल में विलय करने पर बनता है। तो Na+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, तो निकिल क्लोराइड जो है, तो निकिल क्लोराइड को जल में विलय करने पर बनता है। तो ये निकिल क्लोराइड जो है, इसको जब पानी में हम घोलते हैं, Na+2 जो निकिल मतलब सेकंड है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लोराइड को जल में विलय करने पर बनता है। यदि इसमें धीरे धीरे द्वितंतुर यानी बाइडेंटेट लिगेंड इथेन 1,2-डाइएमीन जिसको EN लिखते हैं को आणविक अनुपातों यानी EN और NI का अनुपात 1:1, 2:1, 3:1 में मिलाया जाए तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं तथा उनसे संबंधित रंग परिवर्तन होते हैं। इस श्रृंखला को चित्र 5.11 में दर्शाया गया। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो नीचे श्रृंखला है इसमें इथेन 1,2-डाइएमीन यानी EN जिसको कहते हैं, और NI में अनुपात है 1:1 का, 2:1 का, 3:1 का। तो अनुपात को चेंज करके यहाँ पर नीचे रिएक्शन दी गई है और उसमें कलर दिखाया गया है। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे अनुपात बदल रहे हैं तो रंग परिवर्तन होते हैं, और इस श्रृंखला को चित्र 5.11 में दर्शाया गया। तो देखिए जब 1:1 का रेशियो होगा तो NiH2O 6⁻² एक्वस प्लस EN एक्वस 1:1 का रेशियो है, तो NiH2O का होल फोर्थ और इथेन 1,2-डाइएमीन शॉर्ट में EN लिखा है, इसकी पावर H2O4 होल फोर्थ और ये पावर +2 हो जाएगा। तो ये हल्का नीला है, एक्वस रहेगा +2H2O। अब अगर NiH2O का होल फोर्थ EN की पावर +2 एक्वस प्लस इसमें इथेन 1,2-डाइएमीन एक्वस, इसमें ये 2 भाग है, ये 1 भाग है, 2:1 के अनुपात में लिया गया, तो बन जाएगा NiH2O का होल ट्वाइस EN का होल ट्वाइस का पूरा पावर +2, और ये नीला या नील लोहित यानी वायलेट कलर का हो जाता है।
और 2H2O पानी के बनेंगे, 2 अणु पानी के। इसी प्रकार 3:1 का अगर रेशियो लिया जाए, यानी NiH2O का होल ट्वाइस En का होल ट्वाइस +2, ये 3 का रेशियो रहे, और ये फिर इसमें ये 1 रेशियो में रहे, इथेन 1,2 डाईमीन एक्वस, तो ये NiEn का होल ट्वाइस +2 एक्वस +2H2O बन जाता है। तब ये बैंगनी हो जाता है। इसको देखें थोड़ा इंग्लिश वाले में, तो देखिए यहाँ पर वायलेट कलर आ जाता है। तो ये अनुपात पर निर्भर करता है कि अनुपात जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं जो है NiH2O का होल 6+2 का, तो उस हिसाब से, हालांकि यहाँ पर देखिए इतना बना, फिर इसमें से फिर एक क्वेश्चन डाला, फिर इसमें एक क्वेश्चन डाला, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो इथेन 1,2 डाईमीन है, इसका रेशियो 1 से 2, 2 से 3, मतलब इतने गुना हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये रंग परिवर्तन होता जा रहा है। तो यही बात कहने का मतलब है। तो ये उदाहरण को देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। निकिल सेकंड संकुलों के जलीय विलयन जिसमें इथेन 1,2 डाईमीन लिगेंड बढ़ते हुए अनुपात में, यानी इसमें 1:1 का रेशियो, फिर 2:1 का, फिर 3:1 का, इथेन 1,2 डाईमीन और निकिल का रेशियो। तो ये यहाँ पर हल्का नीला, फिर नीला, नील लोहित, फिर बैंगनी, ऐसे कलर में परिवर्तन आ रहा। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ये देखिए बंद इसमें दिखाया भी गया है अनुपात के हिसाब से। ये बैंगनी है, फिर ये नील लोहित है, फिर हल्का नीला है, और फिर ये हरा हरा, ये एक्वस है। कुल मिला करके ये तीनों का ये कलर दिखाया गया है, और फिर ये पहले ये ग्रीन कलर में था। अब देखें यहाँ पर हम आ जाते हैं। कह रहा है कि कुछ रत्नों के रंग हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग पहनते हैं, उनको महंगी चीज़ों को, उनको हम लोग रत्न कहते हैं। तो कलर ऑफ सम जेम स्टोन, इनको हिंदी में रत्न कहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि संक्रमण धातु आयन के डी कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से रंग का उत्पन्न होना हमारे दैनिक जीवन में अक्सर दिखाई पड़ता है। मतलब इस चीज़ को हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे माणिक यानी रूबी, ये जो माणिक हम लोग हाथ में अंगूठी में बना के पहनते हैं, चित्र 5.12 में दिखाया गया है। लगभग 0.5 से 1% क्रोमियम +3 आयन, इसमें डी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। युक्त एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, जिसमें Al+3 के स्थान पर Cr+3 आयन कहीं कहीं बेतरतीब स्थित रहते हैं। हम इन्हें एल्यूमिना के जालक में समाविष्ट या समावेष्टित अष्टफलकी क्रोमियम यानी Cr+3 संकुल यानी कॉम्प्लेक्स के रूप में देख सकते हैं। इन केंद्रों पर डी संक्रमण के कारण माणिक में रंग उत्पन्न होता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा ही है कि जो डी संक्रमण है उसके कारण रंग उत्पन्न होता है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है माणिक यह रत्न मोगोक यानी म्यांमार एक देश है, वहाँ से प्राप्त संगमरमर में पाया गया। ये पन्ना जो अपने भारत में है, यह मध्य प्रदेश में, यह रत्न कोलंबिया के म्यूजो में पाया गया है। ये पन्ना अपना भारत वाला नहीं, बल्कि ये पन्ना एक धातु है जिसको बता रहा है, जैसे माणिक है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एमराल्ड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको हिंदी में पन्ना कह रहा है, ये एमराल्ड है। दिस जेम स्टोन वाज फाउंड इन मोजो या कोलंबिया, यहाँ पे पाया जाता है।
अब आगे देखिए कह रहा है पन्ना यानी एमराल्ड। ये पन्ना जिला नहीं है छतरपुर पन्ना वाला, बल्कि ये एमराल्ड एक मतलब रत्न है। चित्र 5.12 खा जो दिखाई दे रहा है में Cr+3 आयन खनिज बेरिल जिसका फार्मूला है Be3Al2Si6O18 में अष्टफल की स्थानों पर स्थित होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। माणिक्य का पीला, लाल तथा नीला अवशोषण बैंड उच्चतर तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। इसके कारण पन्ने से हरे रंग के क्षेत्र वाला प्रकाश प्रसारित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये जब दोनों एक जगह रखे जाते हैं तो ये जो हमारा माणिक्य है, तो कह रहा है इस माणिक्य का पीला, लाल तथा नीला अवशोषण बैंड यानी एब्जॉर्प्शन बैंड उच्चतर तरंग दैर्ध्य यानी हाई वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है। इसके कारण पन्ने में यानी एमराल्ड में हमारा क्या है, हरे रंग के क्षेत्र वाला प्रकाश प्रसारित होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर जाके बन जाती है। अब आगे आ जाता है, देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमा है। तो देखिए इसके बारे में कह रहा है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब कहाँ तक इसको हम समझ पाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि क्रिस्टल क्षेत्र मॉडल के द्वारा उपसा संयोजन यौगिकों के बनने, उनकी संरचना, रंग तथा चुंबकीय गुणों को काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। परंतु इन अवधारणाओं से कि लिगेंड बिंदु आवेश हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ऋणायन लिगेंड द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए, जबकि ऋण आयन लिगेंड वास्तव में स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के निचले स्तर पर आते हैं। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंधन की सहसंयोजन प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं लेता। तो ये जो सिद्धांत है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो कह रहा है यह सिद्धांत लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य यानी लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध की सहसंयोजन प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं लेता, यानी सहसंयोजन प्रवृत्ति के बारे में नहीं बताता। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी इसी को CFT कह रहा है कि कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी तथा आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा समझाया जा सकता है, परंतु यह इस पुस्तक की सीमा के बाहर है। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमको नहीं ध्यान देना है, हमें बस इतना जानना है कि जो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे समझेंगे, और कुछ चीज़ें इसमें हमको छोड़ देंगे। हम देखें ये मोटी और इलेक्ट्री से ये समझाना है पुस्तक की सीमा के बाहर है, यानी आपके कोर्स में नहीं है। तो इतना आज हम लोगों ने इस किताब में पढ़ा। अब अगला आ जाता है धातु कार्बोनिलों में आबंधन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।